हरिपुर में रहने वाले बूढ़े कृष्णदास की एक कन्या थी प्रेरणा, जो जन्म से ही गूंगी थी, लेकिन वो बहरी नहीं थी। प्रेरणा के पड़ोस में रहने वाले गोपाल को बचपन से ही प्रेरणा से बहुत लगाव था। वे साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, गोपाल ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, बसंतपुर के महाराज रंजीत सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद बसंतपुर जाकर महाराज रंजीत सिंह को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी? प्रेरणा वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वो सोचने लगी, गोपाल बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी मां का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वो कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी तरफ गोपाल भी बहुत उदास हो गया था। वो सोच रहा था, प्रेरणा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसके इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूं। वो नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रेरणा का पिता बूढ़ा कृष्णदास भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। गोपाल रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, जब कृष्णदास अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। जब उसकी बेटी प्रेरणा ने देखा कि उसके पिता बहुत ही बीमार हैं, तो वो गोपाल को बुलाकर घर में ले आई। गोपाल ने जब कृष्णदास की तबीयत खराब देखी तो वो तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य के द्वारा दी गई औषधियों का कृष्णदास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन कृष्णदास ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव गोरखपुर में मेरा तांत्रिक दोस्त शंखनाथ रहता है। तू गोरखपुर जाकर शंखनाथ से मिलना और ये पत्र उसे दे देना। वो तेरे लिए कोई बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर देगा। साथ ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। और फिर उसी दिन कृष्णदास की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर कृष्णदास का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। गोपाल की मां ने गूंगी प्रेरणा को बहुत ही दिलासा दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं ना। अगले दिन जब गोपाल प्रेरणा के घर पर आया तो उसने देखा कि प्रेरणा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वो समझ गया कि प्रेरणा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। गोपाल ने उससे कहा, अरे तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहां जा रही हो प्रेरणा? प्रेरणा ने इशारों ही इशारों में गोपाल को बता दिया कि वो गोरखपुर जा रही है। तब गोपाल ने उदास होकर कहा, क्या तुम यहां पर नहीं रह सकती प्रेरणा? मेरे साथ मेरी बनकर मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रेरणा ने गोपाल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वो बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें गोरखपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रेरणा ने इंकार में सर हिला दिया और इशारों ही इशारों में गोपाल को समझा दिया कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो चली जाएगी। प्रेरणा जब गोरखपुर गांव में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो बहुत ही डर गई। असल में गोरखपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। गोरखपुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव देखते हुए प्रेरणा एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर वो रुक गई। वो झोपड़ी के अंदर गई तो उसने देखा बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वो बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रेरणा ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वो अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाथ के यहां पर आ पहुंची है। वो आदमी बोला, मैं तांत्रिक शंखनाथ हूं बेटी। दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूं। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो? वो सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वो मेरे मुंह में डाल दो। प्रेरणा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक शंखनाथ के पास पहुंची। मगर ये क्या, तांत्रिक शंखनाथ तो मर चुका था।
प्रेरणा ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहां पर जाऊं और क्या करूं। इतने लंबे सफर के बाद प्रेरणा को बहुत तेज प्यास लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वो कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहां पर एक छोकरी है। असल बात यह थी कि गोरखपुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह गोरखपुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाथ की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी प्रेरणा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वो सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ प्रेरणा सोच रही थी, मैं सचमुच बोलने लगी हूं। लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रेरणा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब प्रेरणा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे। भगवान करे तेरी टांगें टूट जाएं, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। प्रेरणा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वो सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगें भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वो घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा, साथियों, अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगें टूट जाएं और वो लंगड़ा हो जाए तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वो अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूं हम सबको यहां से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर सिर्फ प्रेरणा और वो आपाइश डाकू ही बाकी रह गए थे। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, वो प्रेरणा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझ अंधे और अपाइज को यहां पर छोड़कर मत जाओ। प्रेरणा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूं? तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूं। प्रेरणा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रेरणा सोचने लगी, वाह, ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वो घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्दी ही वो गोरखपुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और एक अन्य गांव बसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रेरणा सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है, रात को सफर करना ठीक नहीं है। यहीं किसी के घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूं बाबा, रात भर के लिए मुझे यहां पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वो और उसकी पत्नी थे। प्रेरणा ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर, जो कोई भी प्राणी दिखाई दे, उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वो राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो? काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी, यहाँ के राजा रंजीत सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तब तो ये इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली हैं, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।
कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर प्रेरणा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। प्रेरणा की आंख खुली तो घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रेरणा उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वो विशालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। प्रेरणा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा रंजीत सिंह के पास पहुंची तो वो कहने लगे, क्या कहते हो, एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया, हमें यकीन नहीं आता। राजा रंजीत सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां प्रेरणा रुकी हुई थी। उसने प्रेरणा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रेरणा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1,00,000 मुद्राएं भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रेरणा से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूं, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रेरणा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रेरणा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वो सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच हो गया, जरूर ये कोई मायाविनी है। और वो प्रेरणा को लेकर अपने साथ राजमहल में पहुंचा। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। मैं सेनापति ही हूं महाराज, मगर मेरी ये दशा कैसे हो गई इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा रंजीत सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रेरणा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वो लड़की प्रेरणा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से प्रेरणा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा रंजीत सिंह चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री विचारसेन ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा रंजीत सिंह और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं, बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचारसेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रेरणा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा रंजीत सिंह ने मंत्री विचारसेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रेरणा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रेरणा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे जोशी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। प्रेरणा ने यह सुनकर कहा, किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा रंजीत सिंह के इरादों से बेखबर प्रेरणा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा रंजीत सिंह ने फिर से प्रेरणा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव में प्यासी मर रही है। वहां की नदियां सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाए और सारे राज्य में पानी पानी हो जाए। प्रेरणा ने पूछा, किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए।
प्रेरणा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा रंजीत सिंह व उसके महामंत्री विचारसेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा खुश होकर कहने लगे, वाह महामंत्री, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित हो गई। प्रेरणा ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा रंजीत सिंह ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधा होते हुए भी प्रेरणा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वो एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसी रात जब प्रेरणा गहरे नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक घुस आए और सोई हुई प्रेरणा को पलंग सहित उठाकर ले गए। प्रेरणा के महल के नौकर नौकरानियों का उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब प्रेरणा की आंख खुली तो वो कहने लगी, अरे मैं कहां पर हूं और आप सब कौन हैं? उन सैनिकों ने कहा, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री विचारसेन के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री विचारसेन ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूं कुमारी जी, हमारे राजा रंजीत सिंह ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वो इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाएं। प्रेरणा ने आश्चर्य में कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज रंजीत सिंह ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से प्रेरणा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा रंजीत सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। प्रेरणा ने कहा, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज रंजीत सिंह और उनके परिवार पर राजमहल की छत गिर जाए। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूंगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रेरणा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचारसेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचारसेन के सभी सैनिक प्रेरणा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रेरणा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री विचारसेन के दिमाग में राजा रंजीत सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके प्रेरणा के सभी नौकर नौकरानियों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज रंजीत सिंह ने तो प्रेरणा के किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। फिर प्रेरणा के कहने पर वो सभी सैनिक महाराज रंजीत सिंह के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, ओह, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री विचारसेन ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, अब तुम क्या चाहती हो बेटिया? महामंत्री विचारसेन की बातों से एक कामना अवश्य प्रेरणा के दिल में घर कर गई थी और वो थी महारानी बनने की। वो निसंकोच होकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूं। क्या? जी हां महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बेटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता समान हैं। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ तो मेरा विवाह कर सकते हैं। हमारे बेटे से? राजा रंजीत सिंह को एकाएक हंसी आ गई और फिर उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं और वो बोले, बेटिया, भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वो 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वो मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया।
उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बिटिया है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वो उम्र में तुमसे बहुत ही छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूं। तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रेरणा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद महाराज जब अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास हैं। राजा रंजीत ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और प्रेरणा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में बहुत ही ताकत है। वो जो कुछ भी कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूं। और फिर अगले दिन महाराज ने प्रेरणा से कहा, बिटिया, हमने फैसला किया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह करके उसे अपना राजपाट सौंप देंगे। इस प्रकार वो बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा रंजीत सिंह की बात सुनकर प्रेरणा बहुत ही प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, इस रात को प्रेरणा का बचपन का साथी गोपाल चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर बसंतपुर आया। उसे पता चला था कि महाराज रंजीत सिंह को अपने महल में एक मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही गोपाल लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से प्रेरणा भी बाहर निकल आई। अरे गोपाल, तुम यहां पर? प्रेरणा, तुम राजमहल में, और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा रंजीत सिंह वहां पर आ पहुंचे। प्रेरणा बेटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़े ही धूमधाम से गोपाल और प्रेरणा का विवाह संपन्न हो गया। प्रेरणा का कन्यादान स्वयं राजा रंजीत सिंह और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद महाराज ने कहा, बेटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर ये राज्य त्याग देंगे। इसलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर प्रेरणा और गोपाल ने राजा रंजीत सिंह व उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रेरणा को चक्कर आने लगे और वो बोली, ओह, मुझे ये क्या हो रहा है? यही हाल गोपाल का भी था और वो बोला, प्रेरणा, हमें जरूर ही जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रेरणा के रूप में मुझे पति मान लेती तो बेहतर होता। वास्तव में राजा रंजीत सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। तब प्रेरणा बोली, हाँ, मैं मरना नहीं चाहती गोपाल। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रेरणा और गोपाल तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तो वो हरिपुर गांव में थे। गोपाल ने कहा, अरे, हम कहां पर आ गए? अपने ही घर में वो खुश होकर बोला, ये कौन है? प्रेरणा, अरे प्रेरणा, तुम ही हो? प्रेरणा ने हाँ में अपना सर हिलाया। बहुत कोशिश करने पर भी वो जुबान से कुछ न कह सकी। वो फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाथ के यहां से उसने जो चमत्कारी जल पीकर चमत्कारी वाणी प्राप्त की थी वो उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब गोपाल ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने ये भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर खैर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है प्रेरणा। मैं तुम्हारी इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूं। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रेरणा बहुत ही खुश थी, क्योंकि गोपाल के रूप में उसे बहुत ही प्यार करने वाला पति मिल चुका था और गोपाल की मां तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।